बीबीसी दुनिया में आज देखिए, म्यांमार में जारी एक अलग तरह की लड़ाई। म्यांमार में 2 साल से जारी लोकतंत्र की लड़ाई में कईयों की मौत, कई घायल, तो कईयों को है मदद की दरकार। कैसे कुछ लोग जान हथेली पर लेकर लड़ रहे हैं एक अलग तरह की लड़ाई, दिखाएंगे कवर स्टोरी में। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। म्यांमार में जारी संघर्ष की बात कवर स्टोरी में, लेकिन पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान के पेशावर में मस्जिद पर आत्मघाती हमला, 47 की मौत, 150 घायल। पेशावर में हाल के सालों में हुए हैं कई हमले। पिछले साल मार्च में एक शिया मस्जिद में हुए हमले में मारे गए थे 64 लोग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कश्मीर में समापन। भारी बर्फबारी के बीच लोगों को संबोधित करते हुए कहा, मैं अपने घर आया हूं, मेरे लिए कश्मीरियत जीने का तरीका। उत्तर कोरिया के जरिए हो रही है रूस को हथियारों की सप्लाई। नाटो चीफ ने लगाया आरोप, कहा रूस की मदद कर रहे वैगनर समूह को हथियार सप्लाई कर रहा है उत्तर कोरिया। कोविड-19 अब भी है ग्लोबल इमरजेंसी, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी चेतावनी। अलर्ट रहने की जरूरत। रेड क्रॉस संस्था ने अपने एनुअल रिपोर्ट में कहा, कोविड से दुनिया भर में हुई लगभग 65 लाख लोगों की मौत। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हो रही है एक मूक क्रांति। डॉक्टर्स जो दूर दराज के इलाकों में कर रहे हैं आदिवासियों का इलाज, दिखाएंगे खास रिपोर्ट। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। दो साल हुए जब म्यांमार में तख्ता पलट हुआ। लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को हटाकर सेना सत्ता पर काबिज हुई और तब से वहां के आम लोगों ने सेना के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। इनकी मांग है कि उनके देश में लोकतंत्र की बहाली हो। कई इस दौरान मारे गए, कई विस्थापित हुए, कई छिपकर रहने को मजबूर हैं। लेकिन छिपकर भी कैसे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कुछ लोग, उनकी कहानी कवर स्टोरी में। म्यांमार में हालात बहुत बुरे हैं। सेना लगातार आम लोगों पर शिकंजा कस रही है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि देश अब तक के सबसे गंभीर संकट से घिर चुका है। यूएन के मुताबिक जब से सेना ने सत्ता संभाली है तब से ही वहां मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। तख्ता पलट के बाद से देश गृह युद्ध से जूझ रहा है। सेना और विद्रोही लड़ाकों के बीच संघर्ष चल रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस लड़ाई में अब तक 2600 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन माना जा रहा है कि असल आंकड़ा तो इससे 10 गुना ज्यादा है। और संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि हिंसा फौरन रुकनी चाहिए। By nearly every feasible measurement and in every area of human rights, म्यांमार में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक तौर पर ये देश लगातार पिछड़ रहा है। सेना का काम देश के नागरिकों की हिफाजत करना होता है। हिंसा के दौर में लोगों की जान बचाना होता है। in the conduct of hostilities. लेकिन यहाँ तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाकर खुद सेना ही इस काम को अंजाम दे रही है। नागरिकों की सुरक्षा करने के बजाय उन्हें ही निशाना बनाया जा रहा है। लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है। गांव के गांव जलाए जा रहे हैं। आम लोगों पर गोलियां चलाई जा रही हैं। लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। The use of torture and the burning of whole villages. और अगर वहां के जमीनी हालात पर एक नजर डालें तो संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक तख्ता पलट के बाद से 16,000 से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया है, जिसमें वहां की लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू की समेत कई चुने हुए नेता भी शामिल हैं। 12 लाख लोग वहां पर बेघर हो गए हैं और करीब 70,000 लोगों को देश छोड़ना पड़ा है और देश की 1/3 जनता यानी कि करीब 1 करोड़ 80 लाख लोगों को फौरन मानवीय मदद की दरकार है। इस बीच सेना ने इस साल होने वाले चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए कड़े नियमों का ऐलान किया है। जिस पार्टी के करीब 1 लाख सदस्य होंगे वही चुनाव में हिस्सा ले पाएगी। पहले सिर्फ 1000 सदस्य होने पर ही चुनाव लड़ने की इजाजत थी। आलोचकों का कहना है कि सेना के विरोधियों को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने से रोकने के लिए ऐसे नियम बनाए गए हैं, जबकि वहां सेना के उच्चाधिकारी कहते रहे हैं कि वो देश में लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध है। और म्यांमार में कई लोग अपने अपने तरीके से सेना से लड़ रहे विद्रोही लड़ाकों की मदद कर रहे हैं। उनमें कई हेल्थ केयर वर्कर्स भी शामिल हैं जो छिपकर लड़ाकों को हेल्थ फैसिलिटीज दे रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट।
मध्य म्यांमार के एक जंगल में मौजूद विद्रोहियों के एक कैंप में मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात हैं। ये शख्स खुद से हिल डुल नहीं सकते, उनके दिमाग की नसें काम नहीं कर रही। इस युवा विद्रोही को अभी दौरा पड़ा है। नर्स शे फ्यू यहाँ मेडिकल फील्ड से जुड़ी एकमात्र शख्स हैं। दवाइयां आ जाने तक वो इस विद्रोही को किसी तरह जिंदा रखने की कोशिश कर रही हैं। श्वे फ्यू पहले एक बड़े अस्पताल में काम करती थीं, लेकिन सैन्य तख्तापलट के बाद उन्होंने वहां काम करने से मना कर दिया। उन्होंने थाने में मेरे खिलाफ केस कर दिया और मुझे इस मामले को सुलझाना भी था। उन्होंने मुझे केस की कोई जानकारी नहीं दी और बस कहा कि 4 बजे तक अस्पताल आ जाओ, नहीं तो दिक्कत में फंस जाओगी। लेकिन उन्होंने अपना फोन फेंक दिया और घर परिवार और नौकरी छोड़कर निकल गईं। फिलहाल वो अपने तरीके से इस लड़ाई को लड़ रही हैं, विद्रोहियों के इलाके में लोगों की मदद करके। मेडिकल कर्मी यहाँ आए हैं, प्लीज आकर उन्हें दिखाइए। ये दवाएं आम लोगों ने दान में दी हैं। गांव के लोगों के लिए फ्यू एक लाइफलाइन की तरह हैं। श्वे फ्यू विद्रोहियों के गुट में एक नर्स के तौर पर काम करती हैं। इन गुटों का लक्ष्य है देश में लोकतंत्र की बहाली। अब उन पर पहले से कहीं ज्यादा खतरा है। ये हमारी पुरानी क्लिनिक है। पिछले साल जुलाई में सेना ने इसे जला दिया। यहाँ हम मेडिकल ट्रेनिंग देते थे। जिन गांवों का वो दौरा करती हैं, वहां उन्हें खौफनाक कहानियों का पता चलता है। सेना की कार्रवाई के बाद कई गांव खाली हो चुके हैं। इस महिला को म्यांमार के सैनिक अपने साथ ले गए थे। अगले दिन उनके पति को उनका शव मिला। शव रेप और टॉर्चर की गवाही दे रहा था। जब मुझे उसकी बॉडी मिली तो उसने अपनी लाल शर्ट नहीं पहनी हुई थी। उसके एक पैर में सैंडल थी और दूसरा खाली था। किसी ने उसकी बॉडी को कपड़े से ढक दिया था। वो अब अपने 3 बच्चों के साथ रहते हैं। वो कहते हैं कि सेना को वो कभी माफ नहीं करेंगे। सेना कभी भी हमला कर सकती है, इसलिए फ्यू को अपनी दवाएं छिपानी होंगी। छिपाने के लिए ये अच्छी जगह तो नहीं, पर कम से कम यहां दवाएं सुरक्षित रहेंगी। श्वे फ्यू कह रही हैं कि इन्हें साफ करना होगा, क्योंकि सेना की सख्ती की वजह से उन्हें जीवन रक्षक सामग्रियां तस्करी करके लानी पड़ रही हैं। इसे देखिए, इन्हें चूहों और दीमकों ने नुकसान पहुंचाया है। कई बार बच्चे इलाज के लिए आते हैं तो मुझे वो अपने बच्चे की तरह लगते हैं। मैं इन बच्चों का जितना बेहतर हो सके इलाज करती हूँ, अपने बच्चे की तरह। 5 साल की इस बच्ची की माँ लड़ने जा रही है। वो कह रही है, मुझे अकेले मत छोड़ो। मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसे मिस करती हूँ बहुत ज्यादा। इधर कैंप में वो युवा विद्रोही ठीक हो रहा है। कोई सिरदर्द? हाँ, कई बार मुझे एकदम से बेहोशी सी लगती है। वो कहती हैं कि हर मरीज की जान बचाना सेना के खिलाफ एक और जीत की तरह है। आपको खुद को गर्म रखना होगा। एक और दिन, एक और यात्रा, एक और जंग। और कुछ दिन पहले यूएन ने कहा था कि म्यांमार में अफीम का उत्पादन बढ़ गया है और ये 9 साल में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि तख्तापलट के बाद से ही म्यांमार गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और इसी को अफीम उत्पादन बढ़ने की वजह माना जा रहा है। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद मिलाएंगे महात्मा गांधी की राह पर चलकर लोगों की जिंदगी संवार रहे एक दंपत्ति से। बीबीसी दुनिया में अब भी बहुत कुछ है बाकी।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट जाकर उनको श्रद्धांजलि दी। गांधी स्मृति में महात्मा गांधी की याद में आयोजित प्रार्थना सभा में भी प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया। इस मौके पर हम भी बात कर रहे हैं उन लोगों की जो आज भी गांधीवादी विचारों को ना सिर्फ मानते हैं बल्कि उस राह पर चलकर लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने में जुटे हैं। मिलाते हैं महाराष्ट्र के एक ऐसे दंपत्ति से। देखिए बीबीसी संवाददाता मयूरेश कोन्नूर की रिपोर्ट। एक महिला जब घर से बाहर निकलती है, बाहर सब तरह के लोगों से मिलती है। ये बात पुरुष प्रधान समाज को पसंद नहीं आती। फिर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से परिवार में कर्ज मिलना भी शुरू हुआ, तो धीरे धीरे आसपास के लोग भी मान गए। कुमारीबाई जमकातन महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुई एक मूक क्रांति का चेहरा है। कभी पैरों पर तो कभी टू व्हीलर पर वो इस जंगल के हर गांव में घूमी है जैसे अपन और स्वयं सहायता समूहों में लाकर सैकड़ों गोंड आदिवासी महिलाओं को उन्होंने आत्मनिर्भर बनाया है। मगर कुमारीबाई की कहानी इस क्रांति की सिर्फ एक कहानी है। असली कहानी एक प्रक्रिया की है। वो है आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी इस संस्था की। आपलं आरोग्य हमें अपनी सेहत पर विचार करना जरूरी है। तबीयत बिगड़ जाती है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन इसका असली संबंध कम्युनिटी से है। लोगों की हिस्सेदारी जरूरी है। आरोग्य शरीरापुरतं असं नाही। स्वास्थ्य का संबंध सिर्फ शरीर से नहीं है, इसमें सामाजिक स्वास्थ्य भी आता है। समाज में स्त्री पुरुष जात पात के भेदभाव है, इसलिए हम सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य नहीं बल्कि वेल बीइंग की सोच रखते हैं। जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के नारे से प्रेरणा लेकर डॉक्टर सतीश गोगुलवार और शुभदा देशमुख 1986 में गढ़चिरौली के कुरखेड़ा में आए। यहाँ स्वास्थ्य की समस्या गंभीर थी। शुरुआत जंगल में मिलने वाली वनौषधि से हुई। गावात जेव्हा फिरत असताना गांव में वैदू लोगों की पहचान हुई। समझ आया कि वनौषधि है, लेकिन वैदू लोग कुछ ही दवाई देते हैं। फिर हमने तय किया कि अगर ये ज्ञान आम लोगों को सिखाया जाए तो वो अगली पीढ़ी तक जाएगा। तब स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को वनौषधि देने के लिए प्रशिक्षित करना शुरू किया गया। लेकिन गांव के स्वास्थ्य में सुधार चाहिए तो इससे कुछ ज्यादा करने की जरूरत थी। आई छोट्या बाळाला घेऊन माँ अपने छोटे बच्चे को लेकर पैदल जा सके इतने अंतर पर स्वास्थ्य केंद्र हो। इसी विचार से मोबाइल स्वास्थ्य केंद्र की कल्पना सामने आई। संस्था के कई मोबाइल स्वास्थ्य केंद्र आज दूर दराज के गांव में हफ्ते में 2 बार जाते हैं। लेकिन आदिवासी इलाके में इससे भी गंभीर समस्या थी, कुपोषण और बाल मृत्यु। फिर हर गांव की शिक्षित महिला को स्वास्थ्य सखी बनाने की मुहिम शुरू हुई। बाळाची काळजी घ्यायला जन्म के बाद छोटे बच्चे का ख्याल कैसे रखा जाए, इस बात का ज्ञान दाई को नहीं था। फिर हमने जिसे स्वास्थ्य सखी के तौर पर तैयार किया वो बेयर फुटेड पेडिट्रिशियन ही थी। बाल मृत्यु की वजह थी सेप्टिसीमिया, न्यूमोनिया और डायरिया। कुपोषण उसी का हिस्सा था। इनको कैसे मात दी जाए, इसका प्रशिक्षण हमने इन महिलाओं को दिया। छत्तीसगढ़ से सटे मुलेटी पदिक्सा गांव की लीला मुलेटी ने ऐसा ही प्रशिक्षण लिया था। मानो वो अब इस गांव के बच्चों की दूसरी माँ है। पहले मेरे गांव में बहुत कुपोषित बच्चे थे। फिर हमने उन्हें ढूंढकर गढ़चिरौली के एनआरसी में भेजना शुरू किया। अभी मेरे गांव में कोई कुपोषित नहीं है और इसका मुझे बहुत आनंद है। नवजात मृत्यूचं प्रमाण जेव्हा 2001 में जब हमने काम शुरू किया तो जन्मे हर 1000 बच्चों में से 72 बच्चे 28 दिनों में जान गंवाते थे। लेकिन 2006 में प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो यहाँ मृत्यु दर 36 थी। 36 हा नवजात मृत्यूचा दर आला होता। लोकतंत्र में लोगों की जो सरकार होती है वो, जैसा गांधी कहते थे, कि वो विश्वस्त होती है, ट्रस्टी होती है। सार्वजनिक मालमत्ता की, नैसर्गिक संसाधनों की वो नीति तैयार करती है जो अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन वो व्यक्ति और ये सरकार, इन दोनों के बीच इतनी बड़ी दूरी है, अंतर है कि उसे अपने अधिकारों और कर्तव्यों का एहसास कभी होता नहीं है। इस तरह की संस्थाएं वो जो दूरी है, अंतर है, वो मिटाती है। तो मुश्किलों का सामना करके भी समाज में बदलाव लाने वाले ऐसे ही सोसाइटी के चेंज मेकर्स की हमारी ये खास सीरीज आगे भी जारी रहेगी। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद सुसाइड बम से दहला पाकिस्तान का पेशावर, इस बारे में बात एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं BBC दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। पाकिस्तान का पेशावर एक बार फिर धमाकों से दहला है। एक मस्जिद में हुए फिदाइन हमले में मस्जिद के इमाम समेत 47 लोग मारे जा चुके हैं। अभी भी राहत और बचाव का काम चल रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं पाकिस्तान से BBC संवाददाता शुमाइला जाफरी। पेशावर में इस वक्त क़यामत का सा समा है। हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी लगा दी गई है। ब्लड डोनेशंस के लिए अपील्स की जा रही हैं। सिक्योरिटी हाईएस्ट अलर्ट पे है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पेशावर पहुंच चुके हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है उसको देखा जा सके। इस वक्त जो है वो पूरे पाकिस्तान में ही एक काफ़ी सोगवार फ़िज़ा है। ये धमाका जो है ये हुआ पुलिस लाइंस के इलाके में मस्जिद में उस वक्त जबकि ज़ोहर की नमाज शुरू हो चुकी थी और इसमें जो ज़्यादातर नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है, वो पुलिस ऑफिशल्स का हुआ है। इसका कॉज जो है उसके बारे में मुख्तलिफ़ तरह की थेरीज़ हैं जिनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, लेकिन ये ब्लास्ट इतना मैसिव था कि इससे मस्जिद का एक हिस्सा गिर गया और कुछ लोग जो हैं वो डेब्री के नीचे भी आए और उनको निकालने के लिए रेस्क्यू जो ऑपरेशंस है वो अभी भी चल रहा है। पेशावर जो है वो माजी में भी कई बार बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी के निशाने पर रहा है, लेकिन ये इलाका ख़ास तौर पे बहुत हाईली फोर्टिफाइड और बहुत सेंसिटिव इलाका समझा जाता है। खैबर रोड का इलाका है। पुलिस लाइंस, यहाँ पे पुलिस ऑफिशल्स जो हैं उनके रेजिडेंसेस भी हैं, ऑफिसेज भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसेज हैं और इसके अलावा यहाँ से सिविल सेक्रेटेरिएट, गवर्नर हाउस, CM ऑफिस और कोर कमांडर के जो ऑफिसेज हैं वो भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं। तो बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं कि इतना जो फोर्टिफाइड एरिया है उसमें इस तरह का सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुआ। लेकिन पाकिस्तान में पिछले 6-7-8 हफ्तों से जब से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ सीज़ फायर ख़त्म हुआ है तो इस तरह के हमलों में काफ़ी तेज़ी आई है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सिक्योरिटी को हाईएस्ट अलर्ट पे कर दिया गया है और कैपिटल इस्लामाबाद में भी एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स पर जो है वो बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट की गई है। और अभी तक किसी गुट ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान तालिबान का हाथ हो सकता है। और कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये बताने के लिए आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBC सारिका पर। BBC दुनिया में फिलहाल इतना है।